तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो मैंने वहाँ पे कुछ सल्फर के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करवा दिए थे। अब आज के लेक्चर में हम लोग पहले कुछ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करेंगे, फिर आगे कुछ टॉपिक और करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ लिखते हैं पहले। अब आप लोग नीचे हेडिंग लिखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस की कुछ मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे। तो ये हेडिंग लिखो और कुछ फटाफट मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते हैं। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले P4। एक्चुअल में फॉस्फोरस जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में बताया था, वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो P4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इस बात को ध्यान रखना है। ये इसका स्ट्रक्चर है। आप बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। अरे भाई इसमें कुछ नहीं है। एक प्लेन में देखो, अरे पिरामिड देखा है ना, पिरामिड भाई, एक प्लेन में देखो, एक फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस। एक प्लेन में 3 फॉस्फोरस है, 1 2 और 3, और एक ऊपर है। तो ऊपर वाले किससे जोड़ दिया, ऊपर वाले किससे जोड़ दिया, ऊपर वाले किससे जोड़ दिया, और ये तीनों आपस में भी जुड़े हैं। तो वही ऊपर वाले किससे भी जोड़ा, इससे भी जोड़ा, इससे भी जोड़ा, और ये तीनों आपस में भी जुड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है ना कि ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल, अरे भाई कोई भी ट्राइंगल ले लो, जैसे मान लो ये, तो ये एक ट्राइंगल है, तो इसलिए ट्राइंगल में एंगल का सम क्या होता है 180, तो एक एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो इसलिए ये काफ़ी अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। P4 इज अ वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल। फिर आगे करते हैं P4O6। मतलब अगर आप इसका कंबसन कराओगे तो P4O6 बनेगा। तो कैसे होगा, यहां पे जितने बॉन्ड है सब बॉन्ड में एक एक ऑक्सीजन को जोड़ दो। अरे यही जितने बॉन्ड थे सब में एक एक ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो क्या बन गया P4O6। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो, फटाफट ड्रॉ करो। अब एक मॉलिक्यूल और ड्रॉ करते हैं, P4O10। अरे भाई फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही बॉन्ड बने, बचे हैं ना भी 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में, तो डबल बॉन्ड हो, तो इसको भी कर दो। सो दिस इज P4O10। फॉस्फोरस का अगर आप कंबसन करवाते हो, लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो P4O6 बनेगा, और अगर सफिशिएंट अमाउंट या फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो P4O10। अरे वैसे जैसे कार्बन का कंबसन कराओ, लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो CO बनेगा, ज्यादा होगा तो CO2 बनेगा। आयरन का कंबसन करो, लिमिटेड ऑक्सीजन होगा FeO बनेगा, ज्यादा होगा तो Fe2O3 बनेगा। बस वैसे ये आपके मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल की लिस्ट पे आते हैं। H3PO4, H3PO3, H3PO2, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखना। जब मैंने कहा ध्यान से देखना, मतलब कि यहां पे कुछ अलग होने वाला है। देखो सल्फर में, क्लोरीन में लोन पेयर आता है, पर इसमें लोन पेयर नहीं आएगा। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है। H3PO3 के केस में P डबल बॉन्ड O, और इसमें ये वाला ऑक्सीजन निकलता है, इसमें ये वाला ऑक्सीजन, तो एक बॉन्ड इसमें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का, अरे OH और OH, ठीक है। ये अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, मैंने बताया ना वो थोड़ा बहुत लेवल वाली बात होती है, औकात वाली। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। अरे देख लो भाई, दोनों नियरली 2.1 लिखवाया है, इसको 2.2, इसको 2.1, नियरली सेम है। आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखना चाहो देख लो। आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड बनाना प्रेफर कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, पर सल्फर और क्लोरीन थोड़ा प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर, इसमें लोन पेयर नहीं, इस बात को ध्यान रखना, इसमें लोन पेयर नहीं है। अब इसकी नेमिंग क्या होती है, अरे नेमिंग अच्छा थोड़ा बहुत तो मैंने बताया हुआ है आपको। तो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड,
दिस इज फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, एंड दिस इज हाइपो। हाइपो मतलब कि जब जब ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको बोल देते हैं हाइपो। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, ये इसकी नेमिंग है। अब आगे आते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इसको फॉस्फोरिक एसिड तो बोलते पर कभी कभी इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। अरे कभी कभी मतलब कि अगर कहीं लिखा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो आपको यही ड्रॉ करना है भाई, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं। इससे पानी बाहर निकाल लो। अरे पानी चलो बाहर निकालो, अरे ज्यादा है बोलो भाई पानी निकालो, तो क्या बचा, H2O3 बचा। अरे पानी बाहर निकाल लिया, H2O3 बना, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अरे कभी आ गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो ये ड्रॉ मत कर देना, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अगर फॉस्फोरिक एसिड बोला तब भी यही ड्रॉ करना है, फॉस्फोरिक एसिड बोला तब भी यही ड्रॉ करना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो क्या होगा ये होगा, ठीक है। अब मेटा ने बोला कि भाई मुझको ऑर्थो से मिलना है, मेटा ने बोला ऑर्थो से मुझे मिलना है, कुछ बॉन्डिंग करनी है, तो दोनों ने मिलकर बनाया PH4P2O7। दिस इज पायरो, पायरो ध्यान रखना, पायरो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स हो गए पायरो, सब समझ में आ रहा होगा। बाकी ये जो मेटा वाला था इसका डाइमर है, ट्राइमर भी आ सकता है, जैसे डाइमर में 2 मॉलिक्यूल जोड़ना है, ट्राइमर में 3, तो ऐसा हो सकता है ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अरे मेटाफॉस्फोरिक एसिड का भाई ट्राइमर बना दो, ट्राइमर 3 मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ दो। कैसे करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, अरे जैसे वो था वैसे ये कर दो, जैसे सल्फर वाला करवाया था लास्ट टर्न पे वैसे। दिस इज ट्राइमर, डाइमर होगा तो 2 जोड़ना, ट्राइमर होगा तो 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो भाई फास्फोरस का भी हो गया, वैसे नाइट्रोजन का आपको पता है पर फिर भी चलो 1-2-3 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी फटाफट। तो लिख लो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मूला पहचानते ही होगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और क्या करना है, HNO2। अरे भाई HNO2 एक लोन पेयर होता है, नाइट्रस एसिड, और अगर एक लोन पेयर और कम हो जाए, सॉरी एक ऑक्सीजन और बढ़ जाए तो ये मॉलिक्यूल, अरे ये मॉलिक्यूल आपने कभी नहीं देखा होगा, मुझे पता है ये चीज है, इसमें परॉक्सी बॉन्ड है, परॉक्सी। जब भी परॉक्सी बॉन्ड आता है तो उसके नाम का क्या लगा देते, कई बार पर लगा देते, पर। तो ये क्या है, पर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के आगे लग गया पर। अरे नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया था ना भाई, उसमें बताया था ना कि जब ज्यादा ऑक्सीजन होता है तो नाम का पर लग जाता है और कम होने पे हाइपो जुड़ जाता है, याद होगा ना ये। तो उसके एक ऑक्सीजन बढ़ गया, उसके आगे पर, तो वो आगे पर नाइट्रिक एसिड, उसमें परॉक्सी बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, ठीक है।
वो उसका स्ट्रक्चर है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें एक पैरोक्सी लिंकेज है, पैरोक्सी लिंकेज लास्ट में बताया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज, ठीक है। तो हो गया ऐसे एक और, चलो आपको पैरोक्सी लिंकेज का एग्जांपल दिखा देते हैं। अरे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे ये तो पता होगा, R का मतलब होता है कार्बन चेन, R का मतलब कार्बन चेन होता है, इतना पता होगा आपको, अरे पढ़ाया होगा ना 10th में ऑर्गेनिक। वैसे तो है नहीं कि सब मुंह उठा के चले आए 11th में, भाई 10th तक पढ़ा होगा ना कुछ, तो ऑर्गेनिक में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक और करते हैं RCOOH, तो एक ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो नाम का पता है पर लगा देते, पर, तो उसको उड़ाना है, दिस इज पर कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा मॉलिक्यूल होता है? हाँ भाई होता है, अरे होता है तभी तो ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये RCOOH पर, इसमें भी क्या है परऑक्सी बॉन्ड, तो ये पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो हो गया भाई, बहुत स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें एक दो टर्म समझेंगे पहले, एक पहले टर्म समझते हैं ऑर्थो, जिसको O से लिखते हैं कई बार, मेटा जिसको M से लिखेंगे, और पैरा, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, सबको याद रहता है, मतलब किसी को ऐसा डाउट ही नहीं किसी को याद ना रहे, सबको याद रहता है ऑर्थो मेटा पैरा। पर कंडीशन समझ लो कहाँ लगाना है, ऐसा नहीं कहीं भी लगा दिया। कुछ लोगों को होता है भैया पसंद आ रहा है कहीं भी लगाए जा रहे, अरे भैया कुछ रूल समझ लो। ऑर्थो मेटा पैरा, सबसे पहली बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है? बेंजीन, ठीक है। अब देखो नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, नेमिंग में क्या होता है, एक कमेटी जिसका नाम है IUPAC, एक IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, पर ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का पार्ट नहीं है, ठीक है, बात को ध्यान रखना। ये कॉमन नेमिंग, अब बोलो कॉमन नेमिंग क्या होता है? अरे भाई जिसकी पहले जब एलिमेंट की डिस्कवरी होती थी, जिसकी जो मर्जी आता था नाम रख देते थे, तो ये कॉमन नेमिंग का पार्ट है, IUPAC नेमिंग का पार्ट नहीं। चलो अच्छा वो अभी डिस्कस नहीं करते, वो नॉमेनक्लेचर में करेंगे। पहले लिखो ऑर्थो, आप हेडिंग लिखो ऑर्थो मेटा पैरा, और इसके नीचे लिखो ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थो कॉमा मेटा एंड पैरा इज यूज्ड ओनली फॉर बेंजीन। बेंजीन के अलावा कहीं और पे यूज नहीं करना भाई, बेंजीन बोला है, बेंजीन, ठीक है। कैसे होता है इसको समझते हैं। बेंजीन पे कुछ जुड़ा है, मतलब बेंजीन पे कुछ जुड़ा है, अब बोलोगे क्या? अरे जो मर्जी करो, जोड़ दो, OH जोड़ दो, अल्कोहल CH3 जोड़ दो, COOH जोड़ दो, मान लेते एक ग्रुप जुड़ा है, एक बेंजीन पे ग्रुप जुड़ा है। इसका जो अगला होता है, ठीक है, देखो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझना है। होता ये कई बार मैं भाई बताना कुछ और चाहता हूं, लेकिन आप समझते हो कुछ और हो। मैं रिपीट करता हूं, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझो। बेंजीन है, तो जहां पे ग्रुप लगा है, अरे बेंजीन में 6 कार्बन है, कहीं ना कहीं ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। इसका जो पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, अरे इधर लेफ्ट, अब बोलोगे लेफ्ट की राइट, भाई दोनों साइड जो भी पहला है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, पहला, इसको बोलते हैं ऑर्थो, या भाई ऑर्थो, ठीक है, इसको ऑर्थो बोलते हैं। जहां पे ग्रुप जुड़ा है उसका उल्टा वाला, इसको बोलते हैं पैरा, पी, उल्टे वाले को पैरा, अगल बगल वाले को ऑर्थो, और बाकी जो बच गया इसको मेटा, जहां पे अब देखो होता, मैंने बोला अभी तक, रिपीट क्या इसको समझो, मैंने क्या बोला है। जहां पे ग्रुप लगा है अगल बगल वाला ऑर्थो, नीचे वाला या अपोजिट वाला, जहां पे ग्रुप लगा उसका अपोजिट वाला पैरा, अगल बगल वाला ऑर्थो, और बाकी जो बच गया मेटा। मैंने बोला ये लोग याद क्या कर लेते हैं, नीचे वाला पैरा इधर वाला ऑर्थो, भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला है कि नीचे वाला पैरा, मैंने बोला है जहां ग्रुप लगेगा उसका उल्टा वाला पैरा, अगल बगल वाला ऑर्थो। क्या ऐसा होगा? हाँ ऐसा ही होगा। अब बेंजीन तो आपको कोई भी कैसा ड्रॉ करके आ सकता है, मान लो बेंजीन ऐसा ड्रॉ करके आ गया, ऐसा, हाँ ग्रुप यहां लग गया, कौन सा ग्रुप? अरे भाई कोई भी ग्रुप, तो इसका अगला ये पहला है ना, ये तो ये ऑर्थो और ऑर्थो, ओ मीन्स ऑर्थो पहला, इसका अपोजिट ये, तो ये पैरा, और बाकी दोनों जो बच गए ये मेटा,
ठीक है। जे ऑर्थो मेटा पैरा, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में कौन सा, अरे कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस मुझे ये वर्ड बताना था, ऑर्थो मेटा पैरा। चलो अच्छा ये ले लेते हैं, ठीक। ये 3 एग्जांपल बहुत है, इसको समझो। आप बोलोगे सर अलग अलग क्यों नहीं ले रहे? भाई अलग अलग कर लेंगे भाई, आगे नॉमेनक्लेचर में कर लेंगे, सब कर लेंगे, जितनी आपके अगर आपके मन में इच्छा हो सर ये कर लो वो कर लो, भाई सब कर लेंगे, सब नॉमेनक्लेचर में सब कर लेंगे, टेंशन मत लो। मैं भी आपको बस ऑर्थो मेटा पैरा समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये जो ग्रुप लगा है, ये इसका ये अगला है ऑर्थो पहला, और अगला है मेटा, मतलब इसका ये मेटा है। अरे पहला वाला ऑर्थो होता है, अगला वाला मेटा, तो इसका ये मेटा है। जिसके रेस्पेक्ट में देखोगे सेम है। चलो अच्छा इसके लिए पहला वाला ऑर्थो और ये इसका मेटा, मतलब इसका ये मेटा या फिर इसका ये मेटा है, तो उसको लिखते हैं एम डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन है, अरे बेंजीन है ना, बेंजीन, और कितने क्लोरीन है? 2, तो डाइक्लोरो, और क्लोरीन एक दूसरे के मेटा पे, ये इसका मेटा या फिर ये इसका मेटा, जिसको जो बोलना चाहिए एक दूसरे के मेटा है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ये अरे भाई उल्टे, ये इसका उल्टा, ये उसका उल्टा, तो इसको बोलेंगे लोग पी, पैरा। तो ये है क्या? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये इसके बगल में ये या इसके बगल में वो, जो बोलना चाहिए बोलते, उसको बोलेंगे ऑर्थो। 2 बार लगा, इसको बोलेंगे डाई। अरे मिथाइल होता है ना भाई, डाइमिथाइल बेंजीन। अब आप बोलोगे सर मिथाइल कैसे लगाया? अगर मिथाइल नहीं पता है तो फिर एक काम करो, क्लास 10 जाके दोबारा रिपीट करो। अगर मान लो ये नहीं पता कि मिथाइल क्यों बोला, इसको मिथाइल क्यों बोला, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर मिथाइल क्यों बोला, तो छोड़ो क्लास 11 की पढ़ाई, 10 दोबारा रिपीट करो। छोड़ो, पहले 10 पास करो, इसके बाद आप 10 चीटिंग करके आओ। पहले 10 जाके पास करो, फिर इसको पढ़ना, तो वो आपके लेवल का ही नहीं। पहले आके 10 पढ़ो, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो बहुत बेसिक चीज़ है, 10th पास आउट बच्चे को पता होना ही चाहिए। नहीं पता तो 10th ही जाकर रिपीट करो, 11th आपके करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम क्लियर कट है मेरा। तो वो पता ही होना चाहिए, उसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। कुछ बेसिक होता है, मैं एक बार चलो बता देता हूँ, वो नहीं पता कि CH3 को मिथाइल बोलते हैं, अगर किसी बच्चों को रिपीट करो, 10th रिपीट करो, 11 छोड़ो आप। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा हो गया, हमें चीज़ें समझ में आ गई, बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं। अगल बगल वाले को ऑर्थो, ऑपोजिट वाले को पैरा, और बाकी जो बचता है वो मेटा पोजीशन, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है इसमें। अब हम लोग इसमें एक अलग केस करेंगे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ा है, काफ़ी चीज़ों को देख रखा है। तो हम लोग अब इसमें एक लिखते हैं टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। आप बोलोगे पाई बॉन्ड का टाइप, अभी तक तो सिर्फ पाई बॉन्ड पी और पी का चल रहा था। अरे भाई मैंने कहा था 2 पी ऑर्बिटल पैरेलल होंगे तो पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब ये टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, कुछ तो है इसमें, समझते हैं। कौन से मॉलिक्यूल है, आप लोगों का फेवरेट ले लें। अरे फेवरेट मॉलिक्यूल लोगों का क्या रहता है, आप लोगों का भी फेवरेट क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ ऑल केमिकल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड समझते हैं। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर क्या है? sp3, कोई डाउट नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत बार आ चुका है आप लोगों को, ये कोई दिक्कत नहीं, sp3। अब इसमें रिसर्च करने का टाइम आया, किस पे? सल्फ्यूरिक एसिड पे। अच्छा कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो सल्फर पे कितने एनपेड चाहिए? 6। ऑक्सीजन पता है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, 6 एनपेड कर देगा, उसके लिए बाएं हाथ का खेल कर देगा वो। सल्फर क्या है? लास्ट वाला लिखते हैं 3s2 3p4। डी भाई लिखा नहीं जाता है, डी होता है, लिखा नहीं आता होता है। ये नहीं होगा तो 6 बॉन्ड कैसे बनेगा? तो ये इसका ग्राउंड स्टेट, इसको हम लेके जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो एक ये भी आगे भेजेगा,
एक ये भी आगे भेजेगा 3s1 3p3 3d2। s में एक इलेक्ट्रॉन, p में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, d में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अरे आप बोलोगे सर ये क्यों? अरे भाई कितने बॉन्ड बनाने? 6 बॉन्ड बनाने थे तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे 6 हो गए। ठीक है, इसके आगे समझते हैं। देखो इसके आगे क्या है एक्चुअल में। ठीक है, 6 बॉन्ड बनाना, चैन पेड़। sp3, अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड अच्छा कितने सिग्मा है? अरे देख तो रहे यहाँ पे कितना सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 2 पाई है। ठीक है, तो 4 सिग्मा sp3, तो ये तो ये 4 ये अरे ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये हो गया sp3, ऑर्बिटल मिक्स हो गए sp3। ठीक है, अब S खत्म, P भी खत्म, अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है D। अब पाई बॉन्ड देखो समझो, पहले H2SO4 था, सिग्मा बॉन्ड बनाने थे 4 सिग्मा, sp3 होता है, sp3 होता है, 4 सिग्मा चाहिए था, चारों सिग्मा हो गए खत्म। अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा भाई? पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? अब S और P तो खत्म, बचा है D। अब पाई बॉन्ड D को बनाना पड़ेगा। ऐसा होता है? हाँ भाई ऐसा होता है। चलो तो टॉपिक स्टार्ट कर, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो अब पाई बॉन्ड के लिए एक ही ऑप्शन बचा। देखो sp3 हो गए, ये सब तो खत्म हो गए, सब सिग्मा बॉन्ड वाले चले गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बनाएगा पाई बॉन्ड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, पाई बॉन्ड ये बनाएगा। अच्छा ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में तो ये पता ही होता है 1s2 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऑक्सीजन में तो बस P है। ये ऑक्सीजन भाई सेकंड पीरियड का एलिमेंट, उसमें D होता ही नहीं। तो मतलब कि ऑक्सीजन का P वाला जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। ये अरे एक सिग्मा बनाएगा, पाई बनाएगा, तो ये मान लेते ये पाई बनाएगा, और इसका पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? D। हाँ भाई D। बोलोगे कैसे? अरे D का ऑर्बिटल भी तो डंबल होते थे। अब आप बोलोगे अच्छा बॉन्ड नहीं होता, पता है भाई अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, पर बॉन्ड होता तो है, बॉन्ड होता तो है। तो इसका D और उसका P, मतलब अरे D में भी डंबल होता है ना, 2 डंबल होते हैं, तो ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड है इसका P होता है और इसका D, मतलब इसका D ऑर्बिटल है, उसका P ऑर्बिटल, तो इसको बोलते हैं दिस इज P पाई D पाई बॉन्ड। ऐसा क्वेश्चन मतलब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन P पाई D पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे P पाई D पाई बॉन्ड है। इसका पाई बॉन्ड किससे बनता है? P ऑर्बिटल से। इसका किससे बनता है? D से। तो P पाई D पाई। तो वैसे ये भी क्या होगा? P पाई D पाई बॉन्ड। अरे दोनों बॉन्ड है P पाई D पाई। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आ गया होगा। P पाई D पाई। ऑक्सीजन के पास P था तो उसका P ऑर्बिटल, सल्फर के पास D था तो उसका D ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब फटाफट देखो एग्जांपल समझते हैं। और एग्जांपल H3PO4 सीधा एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस। अरे 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3s1 3p3 3d1। ये है कैसा हाइब्रिडाइज है? चेक करो फटाफट कैसा हाइब्रिडाइज है, कैसा हाइब्रिडाइज। देखिए स्क्रीन के मतलब बाहर तो नहीं निकल गया है। ठीक है, कैसा हाइब्रिडाइज है भाई? ये कैसा है? sp3 है ना, तो ये क्या होगा? sp3 खत्म काम। अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? कौन बनाएगा पाई बॉन्ड? और D बच रहा है तो D ही बनाएगा। और इसमें पूछना क्या है? ऑक्सीजन में कौन बनाता है? ऑक्सीजन में बनाता है, अरे ऑक्सीजन में तो D होता ही नहीं, ऑक्सीजन में तो P वाला ही बनाएगा। तो ये पाई बॉन्ड कौन है? P पाई D पाई बॉन्ड। ठीक है, ये P पाई D पाई।
अब जैसे नॉर्मली जैसे CO2 है, चलो CO2 को भी नहीं, चलो इसमें ही कॉम्प्लिकेटेड केस करते, क्या बच्चों वाला केस, चलो आते SO3 पे, जब कर रहे हैं तो बड़ा ही मॉलिक्यूल अब किया जाए, भयंकर, ठीक है, SO3 मॉलिक्यूल को किया जाए भाई, ये p/d बॉन्ड है, ठीक है। अब मुझसे मतलब बार बार मत उम्मीद करो कि भाई समझा, इतना तो डिटेल में बताया तभी पिछला वाला मॉलिक्यूल। अब SO3 पे आते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, आप बोलोगे ये, हाँ यही स्ट्रक्चर, यही, ठीक है, ये है, कैसा पाई बॉन्ड है, अब बोलो कैसा पाई बॉन्ड है, अरे देखते हैं कैसा पाई बॉन्ड है, ये कैसा है बेटा, अच्छा चलो ये कैसा है, sp2, कोई दिक्कत नहीं, पहले से बता रखा ना ट्रिक sp2। अब सल्फर पे आओ, सल्फर पे फटाफट, एक्साइटेड स्टेट, अरे भाई 6 बॉन्ड बनाने हैं, एक्साइटेड स्टेट में आता है 3s1 3p3 और 3d2, S में 1, P में 3 और D में 2, ठीक है, sp2 अरे sp2 है ना वो, तो sp2 क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड भी है ना 3, कितने पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, और अब देखो पाई, अरे sp2 खत्म, इधर चलो, इधर का मतलब हो गया काम तमाम, मतलब हो गया, इसका यूज हो गया। अब 3 पाई बॉन्ड बनाने हैं, ये तीनों मिलके बनाएंगे, देखो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के लिए कहा है भैया प्योर ऑर्बिटल चाहिए होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ है, P में, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, D और D, मतलब कि 3 पाई बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड जो है वो है, अरे सल्फर का P और ऑक्सीजन में तो P होता है, तो 1 पाई बॉन्ड है P पाई, एक पाई बॉन्ड ये है, और बाकी 2 पाई बॉन्ड, अरे 2 तो D वाले हैं, तो बाकी 2 पाई बॉन्ड कैसे, P पाई D पाई, ऐसा। अरे आराम से सोचो भाई, आराम से सोचो, एनालाइज करो, जब तक मॉलिक्यूल को सोचो को नहीं, एनालाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये है P पाई D पाई, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड P पाई D पाई, मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे तीनों पाई बॉन्ड एक जैसे नहीं है, 1 is P पाई एंड 2 are P पाई एंड D पाई, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये हो गया P पाई D पाई बॉन्ड, जैसे मान लो कि HClO4, HClO3, HClO2 सब में P पाई D पाई बॉन्ड होता है, आराम से ड्रॉ कर लो, सब में P पाई D पाई है, ठीक है। तो P पाई D पाई कब होता है, जब भाई सेंट्रल एटम पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो D ऑर्बिटल में होता है और दूसरे वाले में P पे, तो P पाई D पाई, ठीक है, ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। तो ये हो गया P पाई D पाई, ठीक है। ये हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये सब हो गया, मतलब एक्चुअली P पाई D पाई हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग टर्म समझते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो नीचे लिखो फिर से एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक और बार लिख लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसको समझो, क्योंकि इसके लिए रेजोनेंस का जरूरत है, इसलिए मैं पहले नहीं बता सकता था, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए थे, रेजोनेंस की जरूरत थी। अब फिर से लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, ठीक है, हाँ अच्छा लग रहा है सर, सही लग रहा है। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओ, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है, सही लग रहा है। पर अगर मान लो, सपोज करते, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने पे मान लेते कि A पे प्लस चार्ज और B पे माइनस चार्ज तो आ रहा है, पर अगर B पे लोन पेयर है, सपोज करते हैं, मतलब देखो ये तो ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाने पे प्लस माइनस आ जाता है, पर अगर माइनस वाले पे लोन पेयर आ जाता है और अगर इस पे वैकेंट ऑर्बिटल हुआ, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर वैकेंट ऑर्बिटल हुआ तो ये दोबारा इसको दे देगा, मतलब ऐसा हो जाएगा और फिर से बन जाएगा वो A डबल बॉन्ड। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस, लेने वाले पे माइनस, तो न्यूट्रल, मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो अब समझो मैं जो बताने जा रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड
एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस होता है विथ चार्ज, ठीक है, विथ चार्ज। पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड से भी रिप्लेस होता है। मैं रिपीट करता हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड से भी रिप्लेस होता है विथ नो चार्ज। पर ये तब बनेगा जब एक पे प्लस और एक पे माइनस, प्लस वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और माइनस वाले के पास लोन पेयर है। जहां लोन पेयर या वैकेंट ऑर्बिटल तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, अदरवाइज सही बनेगा। समझे? चलो कर लेते हैं, चलो भर भर के एग्जांपल इस पे कर ही लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहले हिस्ट्री पे आते हैं, फिर समझते हैं। अमोनिया के पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। अरे BF3 में मान लो, BF3 में बेचारा का ऑक्टेट ने पूरा बना लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। बोरॉन के पास क्या लोन पेयर है? बोरॉन के पास क्या लोन पेयर है? नहीं है, कुछ नहीं हो सकता भाई। डबल बॉन्ड तब बनेगा जब एक के पास लोन पेयर होगा, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल। क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं है, नहीं हो सकता। इसमें बस इतना ही करके छोड़ना है, ठीक है। और चलो समझते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब बोलोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दो सर, हटा दे, चलो हटा दो, हटा दो, हटा दो, कोई दिक्कत, हटा दो, हटा दो, हटा दो, प्लस माइनस हटा दिया। इसके पास लोन पेयर है, हाँ भाई लोन पेयर है, पर इसके पास ऑर्बिटल कहाँ है? अरे भाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट की लिमिट पता है, औकात पता है। एक एस मतलब एक एस एक पी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, मैक्सिमम 8 से ज्यादा किसके औकात? अरे डबल बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसकी औकात ही नहीं है। तो यहाँ लोन पेयर है पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डबल बॉन्ड तब बनेगा, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डबल बॉन्ड तब बनेगा जब एक पे लोन पेयर और एक पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ऐसे नहीं कि कहीं भी बन जाए, तो ये सब नहीं बना सकते, मैं मजबूरी है। कब बन सकता है? अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कब बन सकता है। जैसे कि SO2, ठीक है। SO2 का अगर आप नेट पे स्ट्रक्चर सर्च करोगे, मान लो कभी, वैसे सर्च मत करना, टाइम वेस्ट, मैं सब बता ही दे रहा हूँ, क्यों सर्च करोगे तब टाइम वेस्ट, मेरी बातें सुनो। तो इसका स्ट्रक्चर कई बार ऐसा ड्रॉ होता है। पहले देखो ये है, अच्छा इसमें देखो सबका ऑक्टेट पूरा है, देखो सबका ऑक्टेट पूरा है, हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बना दो। अच्छा देखो इसमें कुछ गलत है, देखो देखो कुछ गलत है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ भी गलत लग रहा है। सल्फर का ऑक्टेट पूरा है, सबका ऑक्टेट पूरा, कुछ गलत नहीं, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दूं, हटाने पे यहां प्लस और यहां माइनस आ गया। अब सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट है? तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। अच्छा सल्फर पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा? हाँ भाई वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, सल्फर पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल, उस पे लोन पेयर, ठीक है। तो क्या होगा कि इस केस में ये अपना इलेक्ट्रॉन देके फिर से बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इस पे वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो इसमें ऐसा हो सकता है एस डबल बॉन्ड ओ और ये। तो SO2 का स्ट्रक्चर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, कोई भी चल सकता है, तीनों में कोई मिस्टेक नहीं है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक डबल बॉन्ड से रिप्लेस हो सकता है, पर कंडीशन ये है कि जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ माइनस और प्लस होना चाहिए और प्लस वाले पे वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, कहीं भी नहीं हो सकता। स्पेशल केस होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो सर मतलब हम लोग काफी जगह कर सकते हैं? हाँ भाई बहुत जगह कर सकते हैं। जैसे SO3 कई बार ऐसा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ रहते हैं, कई बार ये ऐसे भी ड्रॉ रहते हैं, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना है कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ठीक आप इसमें नीचे लिखो, तो लिखो वी कैन रिप्लेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय सिंगल सिग्मा बॉन्ड विथ चार्ज and we can also replace coordinate bond by
डबल बॉन्ड विथ नो चार्ज, बट डबल बॉन्ड is formed only in exceptional cases। ठीक है, डबल बॉन्ड सिर्फ एक्सेप्शनल केस में बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक्चुअल में हम लोगों का ये हो गया केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट, मतलब किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और किसके, और आपका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के पहले। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर का क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर कर लिया। सिर्फ अब हमारे अंदर क्या है कि सिर्फ 2 पार्ट बचे। कौन सा? एक बचा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, पहला पार्ट ये बचा है, और दूसरा पार्ट बचा है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों पार्ट को हम लोग क्या है कि नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर नए सिरे से शुरुआत, क्योंकि एक्चुअल में है क्या कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो डिफरेंट थ्योरी है, तो उसको हम लोग नए सिरे से नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों का अब 2 टॉपिक बच रहा है, वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सेकेंड इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। ठीक है, बाकी हम लोगों का सारा टॉपिक कवर हो चुका है।